वंदे मातरम नेटवर्क 10 देख रहे हैं आप आपके साथ मैं हूं प्रगति और आपका बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम रिपोर्टर लाइव्स में, जहां देश से लेकर दुनिया तक राजनीति के गलियारों की हर खबर, हर उस बड़ी खबर पर हमारी पैनी नजर है। हमारे इस कार्यक्रम में शहर शहर से रिपोर्टर जुड़ेंगे और हम उन सब बड़ी खबरों पर अपडेट लेंगे जो फिलहाल ट्रेंड में चल रही है। और इसी कड़ी में सबसे पहले गैरसैंण चलना चाहेंगे, जहां से हमारे संवाददाता उपेंद्र सिंह राणा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उपेंद्र, अगर बात करें लगातार जिस तरीके से उत्तराखंड विधानसभा सत्र में भारी हंगामा देखा गया, सदन के बाहर भी और सदन के अंदर भी, आज भी कहीं ना कहीं प्रश्नकाल में विपक्षी कांग्रेस की तरफ से जो है भारी हंगामे का अंदेशा लगाया जा रहा है, क्या कुछ जानकारियां? देखिए बिल्कुल, क्योंकि लगातार जिस तरीके से आज बजट का चौथा दिन है और जिस तरीके से हर बार देखा जा रहा है कि विपक्ष सदन के अंदर और सदन के बाहर काफी हंगामा आज करता हुआ जो है वो दिखाई दे रहा है। कल जिस तरीके से जो है जो सदन की नियमावली को लेकर जिस तरीके से काफी हंगामा जो है सदन के अंदर जो है वो देखने को मिला, उसमें जिस तरीके से पीठ की ओर से भी ये कहा गया कि सदन जो है नियमावली के अनुसार जो है वो चल रहा है। उसमें जिस तरीके से जो कांग्रेस के विधायक थे काजी निजामुद्दीन, उन्होंने जिस तरीके से नियमावली की जो बुक है वो पीठ के सामने रखी कि अगर इस नियमावली के अनुसार अगर सदन को नहीं चलना है तो ऐसी इस बुक को अपने पास रखकर जो है कोई फायदा नहीं है। साथ ही जिस तरीके से अगर आज की अगर बात की जाए तो आज भी जिस तरीके से चौथा दिन भी काफी हंगामेदार रहने वाला है। आज नियम 310 के तहत बेरोजगारी के मुद्दे पर विपक्ष जो है वो आज सरकार को घेरने का काम करेगी। जिस तरीके से पूरी रणनीति के साथ विपक्ष जो है वो आज सदन के अंदर जो है वो पहुंचा हुआ है। जिस नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने भी कहा है कि पूरी तैयारी के साथ जो है आज सदन के अंदर जो है बेरोजगारी जो जिस तरीके से जो लगातार बढ़ रही है, जो पलायन का मुद्दा जिस तरीके से जो बढ़ रहा है, इन तमाम मुद्दों पर जो है वो आज सरकार को घेरने का काम करेगी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरीके से जो स्वरोजगार को लेकर जो बात सरकार कर रही है, आखिर कितना प्रतिशत स्वरोजगार जो है सरकार ने जो है प्रदेश भर में दिया, आखिर युवा जो जिस तरीके से जो बेरोजगार हुए हैं उन युवाओं के लिए सरकार क्या कुछ कर रही है, इन तमाम मुद्दों पर जो है आज कांग्रेस नियम 310 पर बेरोजगारी के मुद्दे पर सरकार को घेरने का काम करेगी। साथ ही तो नियम 58 के में दौरान एक बार फिर से विपक्षी दल कांग्रेस की तरफ से भारी हंगामा देखने को मिल सकता है। कांग्रेस के पास अपने मुद्दे हैं जो वो उठाने की कोशिश करेगी। बने रहिए आप हमारे साथ। वापस तमाम अपडेट्स के लिए आपका रुख करेंगे। एक बार श्रीनगर से अजहर का रुख करना चाहेंगे। अजहर, अगर अब आज बात करें तो बेहद बड़ी घटना घटती है। पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला के ऊपर जिस तरीके से फायरिंग का मामला सामने आया, उसको लेकर क्या कुछ अपडेट है? ये कल शाम जो है एक निजी शादी जो जम्मू के रॉयल पार्क में ग्रेटर कैलाश के नजदीक की शादी हो रही थी और इस समारोह में जो है डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जो कि जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के जो प्रेसिडेंट हैं और उसके साथ साथ वो पूर्व चीफ मिनिस्टर भी है और उसके साथ साथ उप जो चीफ मिनिस्टर है सुरिंदर सिंह चौधरी, वो भी इनके साथ में थे और चीफ मिनिस्टर के जो एडवाइजर है नासिर असलम वानी, और ये तीनों जो है इस समारोह में जो है शामिल हुए। और इसके बीच में जो है एक शख्स आता है जिसकी उम्र तकरीबन 62 साल बताई जाती है और इसने अपने जो लाइसेंस रिवॉल्वर है, जो एम्यूनिशन होता है, क्रिस्टल होता है, उससे ये डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के ऊपर हमला करता है। हालांकि इसमें वो बाल बाल बच जाते हैं और उसका जो साथ में जो एस्कॉर्ट होते हैं और वहाँ के लोग जो होते हैं, स्थानीय लोग होते हैं, वो इसको वहीं पे दर दबोच लेते हैं और पुलिस ने इसको फिलहाल इस शख्स को अपने तहवील में लिया है। लेकिन इस घटना के बाद में पुलिस ने इस शख्स को अपने तहवील में लिया है और पूरी तरीके से एक इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई है। और सुबह अर्ली मॉर्निंग जो है चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला जो है बठंडी, जम्मू के बठंडी पे निवास यानी उसकी कोठी पे जो है अपने फादर को मिलने आए और उन्होंने भी उसके ठीक होने की यहाँ पे कहा कि कोई घबराने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन फिलहाल इस घटना को लेकर तमाम सियासी हलचल मची हुई है। लेकिन जब इस शख्स से कल रात जो पुलिस स्टेशन में जो पुलिस स्टेशन गंगियाल जम्मू में जो केस रजिस्टर हुआ है और वहाँ पे भी इस केस की इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई है और यहीं पे भी ये शख्स जो है जिसका नाम जो है कमल सिंह बताया जाता है, इसको हिरासत में लिया है और इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है। और इसका मानना है कि पिछले कई सालों से 20 साल से वो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को मारने की यहाँ पे कोशिश कर रहा था, लेकिन आज इसको मौका मिला। लेकिन यहाँ पे वो बिल्कुल अजहर, अगर बात करें एक पूर्व मुख्यमंत्री के ऊपर इस तरीके से जो हमले की घटना सामने आई है, सिक्योरिटी कंसर्न्स को जो है उजागर ये मामला करता हुआ नजर आता है कि हालांकि किस तरीके से ये पूरी वारदात को अंजाम दिया जाता है, आखिर कहां सिक्योरिटी में चूक रह गई कि कुछ भी हो सकता था, एक बड़ी अनहोनी होने से चल गई। तो ऐसे में सुरक्षा प्रणालियों के ऊपर भी सवाल खड़े होते हैं।
एक गंभीर विषय भी है और सवाल भी उठता है यहाँ पे सिक्योरिटी एजेंसी के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे जो है जड़ प्लस सिक्योरिटी के बीच में जो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला या उप चीफ मिनिस्टर जो है सुरेंद्र सिंह चौधरी है वो यहाँ पे मौजूद रहे, लेकिन इसके बावजूद भी इस तरह की जो घटनाएं है वो घटना जो है वो पेश आती है, तो इसके ऊपर भी जो है काफी कुछ सवाल उठ रहे हैं यहाँ पे। फिलहाल अगर हम दूसरे कई खबरों की बात करें, जम्मू क्षेत्र से ही डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जम्मू की जानिब से एक ऑर्डर जो है वो जारी किया गया है। कोई भी पशु जो है वो जम्मू से किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट की तरफ रवाना नहीं होगा। अगर करेंगे भी, अगर कोई शख्स कोई भी चाहे गाय बैल भैंसा हो या कुछ भी हो, कोई भी उसके लिए उसको प्राप्त तौर पे जो है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के द्वारा एक ऑर्डर होना चाहिए, वहां पे परमिशन होनी चाहिए, तब जाके वो इस पशु को जो है एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरी जगह यानी जम्मू से दूसरी जगह यहाँ पे मुंतकिल कर सकता है। तीसरी खबर की अगर हम बात करें, क्योंकि टाइम बहुत कम है, फटाफट मैं अपडेट देना चाहता हूँ, क्योंकि मिडिल ईस्ट में जो जिस तरीके की स्थिति बनी हुई है, तकरीबन 100 के करीब जो छात्र है वो ईरान में अभी फंसे हुए हैं, जो भारतीय छात्र है जिसमें काफी सारे जो तादाद है वो जम्मू कश्मीर के छात्र बताए जाते हैं। लेकिन अब की बार में जो प्रशासन की ओर से या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एम्बेसी की जानिब से ये निर्णय लिया गया है कि 14 और 15 मार्च को इन स्टूडेंट्स को जो है वहां से आर्मेनिया के रास्ते बिल्कुल अजहर, जिस तरीके से लगातार मिडिल ईस्ट में युद्ध की आगाज हो चुका है, 13वां दिन आज जो है इस महासंघर्ष को चलते हुए हो गया है, भारत सरकार लगातार प्रयासरत नजर आ रही है कि जो भी प्रवासी भारतीय उस इलाके में बसे हुए हैं या फंसे हुए हैं उन्हें किसी न किसी तरीके से निकाल कर वापस जो है सकुशल स्वदेश लौटाया जाए। वापस आपके पास लौटेंगे, एक बार उत्तर प्रदेश से हमारे स्टेट हेड राघवेंद्र प्रताप सिंह का रुख करना चाहेंगे तमाम अपडेट्स के लिए। राघवेंद्र, अगर बात करें, आज जो है बेहद ज्यादा घटनाक्रम उत्तर प्रदेश की राजनीति में प्रस्तावित बताए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है वो अयोध्या पहुंच रहे हैं। 19 मार्च को राष्ट्रपति का जो दौरा है उसे लेकर तमाम वो जायजा लेते नजर आएंगे, अपडेट लेते नजर आएंगे। सिक्योरिटी की बात करें या फिर तमाम आयोजन की बात करें, उसको लेकर आज क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल प्रगति, अगर बात कर लें हम उत्तर प्रदेश की, तो सीएम योगी आदित्यनाथ अभी कुछ देर पहले बलरामपुर में देवी पाटन मंदिर में मां पाटेश्वरी का दर्शन किए हैं। उसके बाद आज वो अयोध्या पहुंचेंगे, जहां पे अयोध्या में 5:30 बजे एक समीक्षा बैठक होगी। राष्ट्रपति के दौरे को लेकर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेंगे। तमाम जनप्रतिनिधियों से उनकी भेंट मुलाकात प्रस्तावित है। इसके अलावा वहाँ के अयोध्या मंडल के विकास कार्यों की समीक्षा बैठक भी उच्च अधिकारियों के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा किया जाएगा। वहीं राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री जो हैं और लखनऊ के सांसद हैं वो लखनऊ पहुंचने वाले हैं, क्योंकि 13 तारीख को कल जो ग्रीन कॉरिडोर बना है समतामूलक चौराहे से डालीगंज तक का, उसका लोकार्पण हो, शिलान्यास होना है। तो एक तरह से एक बहुत बड़ी सौगात लखनऊ वासियों को मिलनी है। इसके अलावा हम बात कर लें तो यूजीसी का मुद्दा जो विरोध सवर्ण समाज कर रहा है वो अभी थमने का नाम नहीं ले रहा, और जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि राजनाथ सिंह का जब लखनऊ आगमन होगा तो कुछ ऐसे सवर्ण वर्ग के कार्यकर्ता हैं, संगठन से जुड़े हुए लोग, जो उनका विरोध प्रदर्शन भी कर सकते हैं। इसके अलावा हम बात कर लें लखनऊ की, तो एक बहुत बड़ी अहम खबर है कि इन्वेस्ट यूपी के सचिव IAS अभिषेक प्रकाश का जो निलंबन था, सस्पेंशन, वो खत्म कर दिया गया है। जिस तरह से निकांत जैन ने उनके ऊपर भ्रष्टाचार को आरोप लगाए थे, उसके बाद वो मुकर गया था। मुकरने के बाद से उनके निलंबन को, सस्पेंशन को खत्म कर दिया है। नौकरशाही के लिए ये एक बहुत बड़ी खबर है। इसके अलावा हम बात कर लें गैस को लेकर के, गैस सिलेंडर को लेकर के जिस तरह से लाइन लगाकर लोग ले रहे हैं, उसको लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक अहम बैठक की थी, और प्रदेश में कहीं से भी कालाबाजारी न हो, लोग लेकर बहुत ज़्यादा स्टोर न करें और किसी भी आम जनता को परेशानी न हो, इसके लिए उन्होंने एक समीक्षा बैठक की थी। लेकिन लोग आपाधापी में, अभी भी कई ऐसी कॉलोनियां हैं या दूर दराज के लखनऊ में भी ऐसे गांव हैं जहां पे लोग लाइन लगाकर गैस सिलेंडर को लेकर अपने को सुरक्षित कर लेना चाहते हैं। इसके अलावा हम बात कर लें अगर राजनीतिक गलियारे से, तो हम समाजवादी पार्टी मुखिया अखिलेश यादव की बात कर लें या कांग्रेस की, तो ये दोनों लोग स्वामी अमृतसरानंद के प्रकरण को लेकर के भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ की सरकार को लगातार घेरने में लगे हुए हैं। हालांकि जिस तरह से कल अमृतसरानंद की कल बैठक थी उसमें बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं उठी थी, लगभग 5000 कुर्सियाँ लगाई गई थी, महज 700-800 लोग ही वहां पहुंच पाए थे। तो इसको लेकर भी एक तमाम राजनीतिक घटनाक्रम है कि आखिर ये विवाद थमेगा या नहीं थमेगा, क्योंकि बटुकों के साथ जिस तरह से माघ मेला में देखने को मिला था,
उस प्रकरण को भी स्वामी मुक्तेश्वरानंद बार बार उठा रहे हैं। जी बिल्कुल, जी वापस प्रगट। लौटेंगे राघवेंद्र आपके पास, एक बार गैरसैंण का रुख करना चाहेंगे। लगातार उपेंद्र हमारे साथ वहां से बने हुए। उपेंद्र, जिस तरीके से कुछ देर पहले आप जिक्र कर रहे थे कि आज विधानसभा के प्रश्नकाल के दौरान कांग्रेस की तरफ से जो है वो बेरोजगारी का मुद्दा जो है पुरजोर तरीके से उठाया जा सकता है, लेकिन अगर बेरोजगारी की हम बात करें तो बेरोजगारी का सीधा सा जो अगर मतलब निकाले तो उत्तराखंड में पलायन को उजागर करना हो जाता है या पलायन को पैदा करना हो जाता है। ऐसे में बेरोजगारी अगर मुद्दा उठता है तो कहीं ना कहीं पलायन का मुद्दा उठता भी देवभूमि में नजर आएगा। उसको लेकर किस तरीके से आज विपक्ष सरकार को घेर सकता है? अगर देखा जाए तो नियम 310 के तहत आज जो है कांग्रेस इस पूरे मामले को जिस तरीके से सदन के अंदर जो है वो उठाएगा, बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर जिस तरीके से लगातार विपक्ष जिस तरीके से सरकार पर निशाना साध रहा है और लगातार ये कह रहा है कि उत्तराखंड में बेरोजगारी दर जो है वो लगातार बढ़ रही है और हर साल जिस तरीके से जो बेरोजगारी दर में लगातार जो बढ़ोतरी हो रही है, इससे ये लगता है कि सरकार जो है युवाओं को रोजगार देने में विफल रही है। लेकिन दूसरी ओर अगर देखा जाए तो सरकार की ओर से ये भी दावा किया जा रहा है कि नौकरियों के साथ साथ जिस तरीके से युवाओं को जो है स्वरोजगार से जोड़ने का काम जो है वो बेहतर तरीके से जो है वो किया गया है। जिस तरीके से कोरोना काल के बाद ये देखा गया है कि काफी संख्या में जो युवा बाहर से जो रिवर्स पलायन करके जो उत्तराखंड में आए थे उनको स्वरोजगार से जोड़ा गया है और काफी लोगों ने काफी स्वरोजगार से जो है वो काम भी किया है। चाहे इस तरीके से सोलर पैनल को लेकर जिस तरीके से काम किया जा रहा है, उसमें जिस तरीके से सरकार सब्सिडी देने का काम जो है वो कर रही है। साथ ही जो अन्य मिनी उद्योग या छोटे जो उद्योग हैं वो अगर कोई भी अगर लगाना चाहता है तो उसमें जो है सरकार सब्सिडी जो है वो दे रही है। तो उस ओर जो है सबसे ज़्यादा लोगों ने जिस तरीके से काम किया है और ज़्यादा से ज़्यादा जो रिवर्स पलायन जिस तरीके से हुआ है उसके बाद ये देखा गया है कि काफ़ी कम लोग ऐसे थे जो दोबारा से पलायन करके जो है अपने बाहरी राज्यों में जो है उन्होंने रुख किया है। तो इस तरीके के दावे सरकार की ओर से जो है किए जा रहे हैं और उसके बाद जिस तरीके से जो भर्तियां जिस तरीके से कितनी भर्तियां जो है वो सरकार के द्वारा अभी तक निकाली गई है। सरकार ने ये दावा किया है कि 25,000 से ज़्यादा युवाओं को जिस तरीके से नौकरियां जो है वो दी गई है, इसका दावा भी सरकार जो है काफ़ी समय से जिस तरीके से कर रही है। अभी देखना होगा कि जो कि सदन के अंदर संसदीय कार्य मंत्री जो है जब प्रश्नकाल के दौरान जब बेरोजगारी का मुद्दा उठेगा तो किस तरीके से सरकार का पक्ष रखते हुए किस तरीके से जवाब देते हैं और क्या विपक्ष इस पूरे जवाब से संतुष्ट नजर आती है, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि उसके बाद नियम 58 पर भी आज विपक्ष जो है वो चर्चा करेगी। जो उत्तराखंड की मूलभूत समस्याएं जो रहने वाली है, चाहे वो महंगाई का मुद्दा हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो, तमाम ऐसे जो मुद्दे और जो सड़क पानी, इन तमाम सारे जो मुद्दों को लेकर जो नियम 58 पर जो है वो चर्चा किए जा सकते हैं कि किस तरीके से जो है वो काम किए जा रहे हैं। उसके साथ साथ जिस तरीके से जो चारधाम यात्रा जो चल रही है उसके लेकर क्या कुछ व्यवस्थाएं अभी तक सरकार की ओर से की गई है, किस तरीके से पिछले साल की यात्रा रही, क्या कुछ कमियां उसमें रही, उसको लेकर भी आज सरकार को घेरने का काम जो है विपक्ष सदन के अंदर कर सकती है। बिल्कुल उपेंद्र, जिस तरीके से तमाम जानकारियां आपने साझा की उससे साफ तौर पर जाहिर होता है कि आज कांग्रेस पूरी कोशिश करेगी कि जनता के जो हक के मुद्दे हैं उन्हें उठाया जाए और सरकार को घेर कर उन पे जो है जवाब मांगा जाए। वापस आपके पास लौटेंगे, एक बार फिर से श्रीनगर चलना चाहेंगे जहां से अजहर लगातार हमारे साथ तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े हुए हैं। अजहर, अगर बात करें, लगातार जम्मू पुलिस जो है वो अवैध नशीले पदार्थों के खिलाफ एक्शन मोड में नजर आ रही है और इसी कड़ी में आज भी जम्मू पुलिस को जो है बड़ी सफलता मिली। लगभग 1.5 से 2 किलोग्राम उन्होंने अवैध नशीला पदार्थ जो है वो गिरफ्तार किया है। ऐसे में पुलिस की तरफ से क्या कुछ बात कही जा रही है, इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ जानकारी? देखिए प्रगति, लगातार जम्मू कश्मीर पुलिस की जानिब से जो है ये संकल्प लिया गया है कि नशे के खिलाफ एक बड़ी जो जंग है वो यहाँ पे जारी रखे हुए है और इसी के मद्देनजर जो है न कि जम्मू बल्कि कश्मीर के विभिन्न इलाकों में किस तरह की जो कार्रवाई है वो की जा रही है। चाहे वो ड्रोन के जरिए जो है हीरोइन या नशे की चीजें जो है उसको ड्रोन ड्रॉपिंग के जरिए कश्मीर या जम्मू के इलाकों में पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, आतंकियों के द्वारा या पाकिस्तान के द्वारा, उस पर पूरी तरीके से कड़ी नजर रखते हुए यहाँ पे लगातार एक्शन मोड में दिखाई दे रही है। बीती रात जम्मू के इलाके में जो है काफी सारी मात्रा में जिसे चिट्टा कहते हैं, तकरीबन 1.5 किलो के करीब जो चिट्टा है इसको यहाँ पे बरामद किया गया। ये बड़ी सफलता है जम्मू कश्मीर पुलिस की जानिब से और ये चिट्टा जो है वहाँ पे एक निजी इलाके से बरामद किया गया है और पुलिस का साफ और स्पष्ट मैसेज उन तत्वों के लिए जो नशा और नशे का कारोबार करते हैं कि वो इस
उसके बाद आए। हमने देखा कि लगातार बीते दिनों में न कि यहाँ पे एक्शन देखने को मिलता है, एक तो यहाँ पे रिकवरी होती है, अगर कहीं किसी जगह पे कोई नशीली पदार्थ मिलती है, एक तो उसमें रिकवरी होती है, उसके बाद में गिरफ्तारी होती है और उसमें बाकायदा तौर पे जो नारकोटिक्स एक्ट के तहत एक कानूनी प्रक्रिया चलती है और उसके द्वारा उसकी जायदाद को भी कुर्क किया जाता है। इस पे भी फिलहाल इन्वेस्टिगेशन जारी है और जो भी इसमें मतलब अपराध होंगे और उनको उनकी सबसे पहले जो प्रॉपर्टीज है उनको सील कर दिया जाएगा और इनको भी कड़ी से कड़ी सजा यहाँ पे देने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस जो है वो वादाबंद है। जिस तरीके से उन्होंने ये वादा भी जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ किया है, इसमें न कि जम्मू कश्मीर पुलिस बल्कि भारतीय सेना भी इनके शाना बशाना काम कर रही है और प्रशासन की ओर से भी, अगर सिविल प्रशासन की ओर से भी, वो भी इसमें काफी भूमिका निभा रही है और कहीं ना कहीं एक लक्ष्य है कि जम्मू कश्मीर से इस नशे की वबा को दूर फेंका जाए। जी बिल्कुल अजहर, ऐसे में मौसम को लेकर भी आपसे अपडेट लेना चाहेंगे क्योंकि लगातार जिस तरीके से आईएमडी की ओर से चेतावनी जारी की जा रही है, काफी अनप्रेडिक्टेबल मौसम जो है घाटी का होता नजर आ रहा है। तमाम अपडेट्स क्या कुछ मौसम को लेकर? पिछले कई दिनों से जिस तरीके से आप बात करें कि पहाड़ी क्षेत्रीय इलाकों में काफी सारे जगहों में बर्फबारी हुई है और इसी प्रकार से मैदानी इलाकों में बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। हालांकि मेन श्री श्रीनगर या हम साउथ कश्मीर, अनंतनाग, बारामूला की बात करें, यहाँ पे मैदानी इलाकों में हल्की फुल्की सी बूंदाबांदी देखने को मिल पा रही है। लेकिन जम्मू क्षेत्र के अगर हम किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट की बात करें या राजौरी डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो यहाँ पे सुबह से ही भीषण बारिशों का सिलसिला जो है वो लगातार जारी है। हालांकि इसके बाद में जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट किश्तवाड़ है और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट राजौरी है, उन्होंने घोषणा की है कि तमाम का जो स्कूल है, जो भी प्राइमरी स्कूल है, उनकी यहाँ पे आज के दिन के हवाले से छुट्टी घोषणा की है। आज के दिन में जो है तमाम तर जो दोनों इस्लाम है, चाहे किश्तवाड़ की बात करें या राजौरी की बात करें, बदलते मौसम के पेश नजर यहाँ पे स्कूलों की यहाँ पे छुट्टी की गई है। लेकिन मौसम विशेषज्ञों का मानना है कि कल और परसों में लगातार ये बारिशें हो सकती है और ऊपरी इलाकों में, चाहे पहाड़ी क्षेत्रीय इलाकों की बात करें तो यहाँ पे फिर से बर्फबारी देखने को मिल पाएगी। लेकिन उसके बाद में एक बार फिर जो है मौसम में परिवर्तन देखने को मिल पाएगा। लेकिन इस मौसम के हवाले से भी अगर हम किसान की बात करें तो किसान काफी खुश नजर आ रहे हैं क्योंकि सर्दियों के महीनों में जो है कम बारिशें और कम बर्फबारी की वजह से किसान काफी परेशान नजर आ रहे थे। लेकिन अब की बार अगर ये बारिश है या बिल्कुल अगर बात करें तो घाटी तो में जो है मौसम के बदले से मिजाज नजर आ रहे हैं और आईएमडी की ओर से भी लगातार जो है अलर्ट जारी किया जा रहा है। लोगों से अपील की जा रही है कि फोरकास्ट देखकर ही वो बाहर निकले। वापस आपके पास लौटेंगे, लखनऊ का रुख करना चाहेंगे राघवेंद्र आपके पास आते हुए। अगर बात करें जिस तरीके से अभी आप जिक्र कर रहे थे, मिडिल ईस्ट में लगातार महायुद्ध जारी है, आज उसका 13वां दिन है और इसी बीच एलपीजी संकट जो है वो गहराता नजर आ रहा है। कल तस्वीरें दिल्ली एनसीआर से सामने आई थी, किस तरीके से लंबी लंबी कतारों में जनता लगी हुई नजर आ रही है। आज वैसी ही तस्वीरें राजधानी लखनऊ से सामने आ रही है। ऐसे में क्या कुछ अपडेट है एलपीजी सिलेंडर को लेकर, क्योंकि कीमतें बढ़ा दी गई है, बुकिंग का इंटरवल टाइम जो है वो 25 दिन कर दिया गया है। हालांकि प्रशासन की ओर से दावा किया जा रहा है कि लोगों में पैनिक की स्थिति बन गई है, पैनिक होने की जरूरत नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं लोग जो है वो भयभीत होते नजर आ रहे हैं, जमाखोरी के मामले निकलते सामने आ रहे। क्या कुछ जानकारियां? बिल्कुल प्रगत, मिडिल ईस्ट के युद्ध की बात कर लें तो उसकी विभीषिका की आग ऐसी फैलेगी कि पूरा विश्व इससे तबाह हो जाएगा। अब बात अगर हम भारत की करें या दिल्ली एनसीआर और उत्तर प्रदेश की करें तो सरकार चाहे जितना भी कहे कि कोई संकट नहीं है, लेकिन जो आम नागरिक है, आम जनता है, वो अंदर से इतना डरा हुआ है कि वो चाहता है कि हम जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके गैस सिलेंडर को लेकर अपने घरों में कर लें। कई जगह पेट्रोल पंपों पे ऐसे लोग भी देखे गए जो ड्रम में, गैलन में अपना डीजल पेट्रोल भी ले रहे हैं। तो एक जो नेचर है कि हम अपने को सुरक्षित कर लें, कलेक्ट कर लें, यही कारण है कि भीड़ भी देखने को मिल रही है। और जहाँ तक बात किल्लत की है तो इससे इनकार भी नहीं किया जा सकता है कि जो कमर्शियल गैस सिलेंडर हैं जो रेस्टोरेंट में, होटलों में प्रयोग होते हैं, उसकी किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। और अगर ये युद्ध लंबा चल रहा तो आने वाले हफ्ता 10 दिन के अंदर ही तमाम ऐसे रेस्टोरेंट हैं या होटल हैं वो बंदी के कगार पे हो जाएंगे। शहरों में अगर हम दुकानदारों की बात कर लें तो वहाँ
वहाँ पे हाई लेवल के इंडक्शन की डिमांड बढ़ गई है और बड़े बड़े इंडक्शन भी इन रेस्टोरेंट के लोग और होटल्स के लोग खरीदना शुरू कर दिए हैं। तो कहा जा सकता है कि सरकार चाहे जितना भी दावा करे, लेकिन आम नागरिक अंदर से इतना सहमा हुआ है, डरा हुआ है कि गैस सिलेंडर को अपने वहाँ लेकर अपने को सुरक्षित कर लेना चाहता है। और जो भी गाड़ी चलाने वाले लोग हैं वो भी डीजल पेट्रोल भी लेकर अभी से स्टोर करना शुरू भी कर दिए हैं। हालांकि सरकार का पूरा प्रयास हो रहा है कि कहीं से कोई पैनिक न हो और अफवाह फैलाने वालों पर भी निगरानी रखी जा रही है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बैठक में भी स्पष्ट निर्देश दिए थे कि कालाबाजारी करते हुए अगर कोई पाया जाता है तो उसे कठोर से कठोर दंड दिया जाए और उत्तर प्रदेश में एलपीजी की कहीं कोई कमी न हो, इसकी कवायद में सरकार जुटी हुई है। लेकिन जिस तरह से अयोध्या से भी तस्वीरें आई कि सार्वजनिक भोजनालय एक दिन बंद करना पड़ा था, उसके बाद से पुनः फिर शुरू किया गया है, वहाँ लकड़ी की व्यवस्था कर दी राघवेंद्र, जिस तरीके से खबरें और तस्वीरें सामने आ रही है, हालांकि प्रशासन की ओर से लगातार जो है लोगों में पैनिक की स्थिति कम करने को लेकर कार्य किए जा रहे हैं। वापस आपके पास लौटेंगे, एक बार अयोध्या से हमारे ब्यूरो चीफ प्रशांत शुक्ला का रुख करना चाहते हैं, वो भी तमाम अपडेट्स के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रशांत, बात करें तो आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रामनगरी अयोध्या पहुंचने वाले हैं, क्या कुछ जानकारी? जी बिल्कुल, आपको बता दें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सुबह 10 बजे देवी पाटन से दर्शन करने के बाद सीधे अयोध्या पहुंचे। महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट के बाद आपको बता दें जिस तरीके उनका हेलीकॉप्टर लैंड हुआ है रामकथा पार्क में, उसके बाद सीधे सबसे पहले जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आते हैं सबसे पहले हनुमानगढ़ी पे दर्शन करते हैं, क्या प्रभु श्री राम के दर्शन करते हैं। दर्शन करने के बाद उन्होंने साफ तौर पर सारे अधिकारियों के साथ बैठक की है और जिस तरीके 19 तारीख को महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की अयोध्या पहुंच रही है, उनको लेकर जो अयोध्या में तृतीय तल पर राम यंत्र का शिलान्यास होना है उसको लेकर यहाँ पे बैठक कर रहे हैं। और उसी के साथ बता दें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ साथ 19 तारीख को द्रौपदी मुर्मू के साथ साथ राष्ट्रपति के साथ कई अन्य लोग भी मौजूद हैं, उसकी सभी की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर यहाँ पे जायजा करने पहुंचे हैं, उसको लेकर मीटिंग भी कर रहे हैं। वहीं पे आपको बता दें जिस तरीके अयोध्या की बात करें, अयोध्या के लखनऊ के एडीजी जोन प्रवीण कुमार अयोध्या पहुंचे, कल शाम को 5 बजे से बैठक लेकर कर रहे थे, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरीके द्रौपदी मुर्मू 19 तारीख को आ रही है उसके साथ ही साथ नवरात्रि और रामनवमी जो आ रही है उसको लेकर भी भारी संख्या में अयोध्या में भीड़ इकट्ठा होती है, उसको लेकर जिस तरीके यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था के लेकर और साथ ही साथ द्रौपदी मुर्मू 19 तारीख को उसका भी जायजा करने लेके पहुंचे हैं। वो अगर अन्य बड़ी खबरें अयोध्या की बात करें तो जिस तरीके अगर सिलेंडर गैस की बात हो रही है तो जिस तरीके राम रसोई जिसमें लाखों संख्या में करते थे वहां पे गैस सिलेंडर की कमी की वजह से उन्होंने साफ तौर पर एक नोटिस लगा दिया था कि आज भोजन नहीं मिलेगा। वहीं पे उन्होंने ये भी कह दिया जिस तरीके निखिल टीकाराम मुंडे अयोध्या के जो जिलाधिकारी उन्होंने बैठक किया सिलेंडर उसके लेकर मीटिंग किया। बिल्कुल प्रशांत, बात करें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज अयोध्या दौरा कई मायनों में अहम साबित होता हुआ, क्योंकि 19 तारीख को नवरात्रि की शुरुआत हो जाएगी और महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का भी दौरा प्रस्तावित है। ऐसे में आज के दौरा जो है वो काफी अहम रखता हुआ मुख्यमंत्री का। तो अजहर, उपेंद्र, राघवेंद्र और प्रशांत, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी हमारे साथ जुड़कर साझा करने के लिए।